हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर 2 को, जो कि 12th क्लास का है। क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और एक चीज़ है, इसकी पहली एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को ही दोबारा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बाद में देखा कि आफ्टर 26 मिनट्स, 26 मिनट के बाद की ऑडियो उसमें मिसिंग है, उसमें ऑडियो नहीं आ रही है। इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ गई इस वीडियो को दोबारा से बनाने की। तो चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले हिस्से को। ना, ये रहा आपके पास एनसीईआरटी की बुक। होप सो आप भी अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इस चैप्टर में देखें तो जब आपने 11th क्लास का कंटेंट देखा होगा, उसमें पूरे प्लांट किंगडम के बारे में, एल्गी के बारे में पूरा डिस्कशन है, ब्रायो के बारे में पूरा डिस्कशन है, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आपकी, उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन, सब कुछ को लेकर। टेरिडोफाइटा से भी रिलेटेड पूरी डिस्कशन है, जिम्नोस्पर्म से भी रिलेटेड डिस्कशन है। लेकिन अगर आप देखें, उसमें प्लांट किंगडम में एंजियो से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी एक एक टॉपिक के लिए आपके पास सेपरेट यूनिट है। आपके पास प्लांट किंगडम के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको डिस्कस किया जाएगा एंजियोस्पर्म। उसके बाद 12th क्लास में आकर इसकी चैप्टर एक होती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर आप देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी यहाँ कहती है कि फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म के पास नेचर ने गिफ्ट दिया है थ्रू इवोल्यूशन, इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म कह लें या फ्लावरिंग प्लांट कह लें, बात सेम है, इज इक्वल टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक, क्योंकि फ्लावर आपको बाकी किसी जिम्नो, यहाँ से लेकर एल्गी के से लेकर जिम्नो तक आपको कहीं भी फ्लावर नहीं दिखेगा। एंजियोस्पर्म। नाउ सी, इस पूरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ फ्लावर की बखान करती है कि फ्लावर हम अपने खुशी में, गम में, पूजा में, ओकेजन में, कोई सेलिब्रेशन में, है ना, फेस्टिवल्स में, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो फ्लावर का हमारे लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन नीड से आएगा। सिर्फ इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी फ्लावर के बारे में इंपॉर्टेंस इसकी बता रही है। ठीक है, कि वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज भी हैं, इसी से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दे रही है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके, अगर हम डायग्राम की बात करें और इसका, कि इसमें अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है ना, ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पार्ट जो अगर आप फ्लावर का देखेंगे तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्योंकि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी हमने पूरी देखी है, इसमें हमें पूरे पार्ट पर, यानी कि इसके पेटल्स के ऊपर, इसके सेपल के ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना। हमें डिस्कस करना है इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर हम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें, ये रहा इसका मेल पार्ट। ठीक है, जिसके एक मेल पार्ट को आप क्या कहते हैं? स्टैमेन। देखिए इसके स्पेलिंग में ही, स्टाइलिश मेन, स्टैमेन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दो पार्ट्स नजर आएंगे। एक तो इसका ये फिलामेंट, एक इसका ये फिलामेंट, और दूसरा है इसका ये एंथर लोब। इसे आप कहते हैं एंथर लोब। ठीक है, इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है फीमेल पार्ट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो फीमेल पार्ट है, इसे आप कहते हैं, या तो आप पिस्टिल कह लें या तो आप कार्पेल कह लें, दोनों बातें सेम है। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल दोनों बात सेम है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, ये है स्टिग्मा, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आकर रहता है और फिर पॉलन ट्यूब बनाएगा। सो इट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा। ठीक, उसके बाद ये नेक जैसा स्ट्रक्चर, इसे आप कहते हैं स्टाइल। और ये जो सोलेन स्ट्रक्चर है, इसे आप कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही आपको मिल जाएगा ओव्यूल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी फ्रूट बनाती है और यही ओव्यूल उसका सीड बनाएगा। ठीक है ना, अब ये हमने पूरी मॉर्फोलॉजी में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स की, पेडंकल, रिसेप्टेकल, सब हमने देखा है। ठीक है ना, अब आपको बताती हूँ मैं अप्रोच की की यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने के लिए आपके पास अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, आप कौन कौन से टॉपिक को मूव करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज अगर देखें तो नाम ही है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। क्या बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट इज रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी चीज़ है, तभी हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब एक बात बताइए, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट होने के लिए इन गैमेट को बनना भी तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट के लिए फर्टिलाइजेशन के पहले हमारा ये गैमेट बन जाना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिनको हम लाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाने चाहिए। क्या फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाना चाहिए? सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये गैमेट्स हो जाने चाहिए फॉर्म, ठीक है। अब कितने गैमेट्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे? गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देखेंगे कि गैमेट बनते कैसे हैं, ठीक है। जब बनेंगे तभी तो आप पढ़ पाएंगे कि वो फ्यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कशन एनसीईआरटी करती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए आपके एनसीईआरटी में है, देखिए है यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में जो भी डिस्कशन है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। गैमेट्स कितने तरह के हैं? दो, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो दोनों को पढ़ने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। हम मेल के रिस्पेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहला प्रोसेस आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। भाई जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आएगा, यानी कि जो हम बात करेंगे वो स्टैमेन को लेकर करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे वहां कहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे हम सब देखेंगे, अभी हम चैप्टर की अप्रोच को पढ़ रहे हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं, इनका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो अब एक टॉपिक आती है आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? मेल गैमेटोफाइट का ही मतलब क्या है? सो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली हम कहते हैं पॉलन ग्रेन को। किसे कहते हैं? पॉलन ग्रेन को। सो अगर क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट इज, तो आप कहेंगे मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक, कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, ठीक। चलिए अब ये पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो ये मेल गैमेट इसी के अंदर होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरे एक एक नाम के साथ। बस हमारे साथ आप बने रहिए, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम फीमेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब फीमेल के अंदर क्या होगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ कौन कौन से चेंजेस होंगे, है ना। यहाँ पर फीमेल में, कार्पेल में, पिस्टिल में, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। कहीं भी अगर मेगा देना तो आप फीमेल से रिलेट कीजिएगा, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि किसका जेनेसिस, कौन बनेंगे? इसके थ्रू मेगा स्पोर्स बनेंगे, मेगा स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो मेगा स्पोर्स है, क्या ये एग है? नहीं, मेगा स्पोर्स फर्दर डेवलप करेंगे। तो हम यहां पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट वहां था, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट किसे हम कहेंगे? एग को कहेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। फीमेल गैमेटोफाइट हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। आप कहेंगे अभी भी नहीं समझ आया, एम्ब्रियो सैक किसे कहते थे? हम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी आपको बता दूं, आपके थोड़ी जो क्यूरियोसिटी है उससे ज़रा शांत कर दूं। एक्चुअली आपको याद है, आपने 7 सेल्ड 8 स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा था, याद है? यहाँ पर एग था, सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। डन। अब आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप फ्यूजन पढ़ेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में ही आप डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि इसमें एग भी फर्टिलाइज करता है और ये पोलर न्यूक्लियाई भी फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो जो जाइगोट बनेगा एग के साथ फ्यूज करके, यानी कि
एग एंड मेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, वो फिर एम्ब्रियो डेवलप करेंगे। इनको हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजी। मोनोकॉट के लिए अलग, डाइकॉट के लिए अलग। और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन गया था फ्यूज होकर, याद है। सो ये किस तरह से एंडोस्पर्म पूरा का पूरा सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पूरी की पूरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे करता है, ये हम पूरा देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म विथ एग्जांपल देखेंगे, जो भी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है। तो आपका पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसी टॉपिक को डील करते हुए कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले आप गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे, गैमेट बन जाएंगे, फिर आप फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो आई थिंक आपको अब ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में एनसीईआरटी कहती है कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन में ये कुछ स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की बात कर रही है। सो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। देखिए, आपने बहुत पहले देखोगे कि ग्रीन प्लांट्स जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो आपने देखा होगा ये पौधा बहुत छोटा होता है ना। तो जब ये छोटा होता है, ये पौधा जस्ट आफ्टर सीड जर्मिनेशन बना है, क्या उसी वक्त इसके ऊपर फ्लावरिंग हो जाती है? आंसर इज नो। थोड़ा ये बड़ा होगा, मैच्योर करेगा, ठीक है, तब इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग यानी कि फ्लावरिंग होना एक तरह का ये पहचान है कि वो अब मैच्योर कर रहा है, मैच्योर होने वाला है, बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, तो आपने इंसानों में भी देखा है, ह्यूमन बींग में देखा है ना आपने, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी एक तरह से पहचान होती है कि अब वो जो बच्चा है अब वो एडोलेसेंस में हो जा रहा है, यानी कि अब वो मैच्योर हो रहा है, अब उसके बॉडी के अंदर गैमेट्स बनने लगेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से प्लांट में भी फ्लावर बनना एक तरह से मैच्योरिटी की पहचान है। ठीक, और ये बहुत सारे हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं ना, उसी तरह उनके बॉडी में भी ये सारे के सारे हार्मोनल स्ट्रक्चर्स हैं। सेवरल हार्मोन देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है, several hormones and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium, जिससे बाद में फ्लावर बनेगा। Inflorescence are formed which bear the floral buds। हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी डिस्कस किया है हमने 11th क्लास में। ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आप कहेंगे कि अब तक तो हमने पिस्टिल, कार्पेल या स्टैमेन पढ़ा था, अब ये क्या है? यही है। इस स्टैमेन के वोल को आप कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, स्टैमेन के वोल्स को कहते हैं वोल्स ऑफ स्टैमेन। वोल्स ऑफ स्टैमेन को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, तो कोई और ये अंतर नहीं है, एक सिंगल स्ट्रक्चर को आपने स्टैमेन बोला है। उसी तरह इसके यानी कि पिस्टिल या कार्पेल के वोल को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोकोलॉजिस्ट याद है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सो गाइनोशियम। ठीक, ये कोई और नहीं है बल्कि इनके वोल्स है। बढ़िया, अब देखिए, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वोल ऑफ स्टैमेन्स, लिखा भी हुआ है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी डिस्कस करती है, होप सो आपको समझ में आ रही है चीजें। अब हम बात करते हैं स्टैमेन, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी बात कर रही है, मेल को पहले डिस्कस करेगी, यानी कि जो हमने अभी आपको बताया है, हम कहाँ पर हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके पास मेगा स्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड, बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, हो सकता है मैं एक ही साथ लॉन्च कर दूँ। तो अब आता है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें जाननी है। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी इसके बारे में यानी कि स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है कि एक टिपिकल स्टैमेन को अगर आप देखें तो इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये, जिसे ये कहती है फिलामेंट, एंड इसको आप ये कहती है एंथर, यानी कि ये एंथर लोब है, एंथर लोब। अब ध्यान से देखिए, इसी के साथ में मैं आपको डायग्राम बनाती चलती हूँ और आपको बताती चलती हूँ कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, हाँ जी, ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैमेन एंड वन सेकेंड मैं अपने पेन को जरा ढूंढ लूँ, मेरा पेन कहीं खो गया है। यस, नाउ इट इज देयर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मान लीजिए ये क्या था? फिलामेंट था, और ये क्या था? ए एंथर लूप था। ठीक है, एंथर लूप था। तो इसे आपने कहा फिलामेंट। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ एनसीईआरटी किस जगह पर क्या कहती है।
ये है फिलामेंट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसे आपने कहा फिलामेंट। बढ़िया। और इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? एंथर, एंथर लोब। जो ये एंथर लोब है, ठीक है, ये जनरली क्या होता है? एंथर लोब बाइलोब्ड होता है। ये एंथर लोब जो है ये बाइलोब्ड होता है। अब बाइलोब्ड का मतलब क्या है? ठीक है, और ये डाइथिकस होता है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, अब इसका मतलब क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट, अब इसका मतलब क्या है? ठीक, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो एनसीईआरटी यहां पर कह रही है कि जो फिलामेंट का ये एंड है ना, विच इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड किसे आप कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड विच इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये टुवर्ड्स द ओरिजिन क्या क्या हो सकता है? ये एक पेटल भी हो सकता है, ईपी पेटलस कंडीशन आपने देखा है ना, फ्यूज होता है पेटल के साथ, जैसे ब्रिंजल के केस में। या ये थैलेमस भी हो सकता है, थैलेमस पे है तो नॉर्मल कंडीशन है, थैलेमस। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है? द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है? प्रॉक्सिमल एंड विच इज टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब आप कहेंगे कि विच इज एट अ डिस्टेंस, ये एंड विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन से थोड़े दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, इसको आप क्या कहेंगे? डिस्टल एंड। अब क्वेश्चन आता है अगर कि एंथर लोब किधर सिचुएटेड है तो आप क्या कहेंगे? डिस्टल एंड। या अगर कह दे कि डिस्टल एंड किधर सिचुएटेड है? टुवर्ड्स दी, तो आप कहेंगे टुवर्ड्स दी पेटल, टुवर्ड्स दी थैलेमस या टुवर्ड्स दी एंथर लोब। तो डिस्टल एंड टुवर्ड्स दी एंथर लोब सिचुएटेड है। डन, बढ़िया। अब मैं ये बताती हूँ कि इसमें जो एनसीईआरटी कह रही है कि द नंबर एंड लेंथ्स ऑफ स्टैमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज के फ्लावर लाके अपने टेबल पर रख देंगे और अगर आप उसके स्टैमेन को ध्यान दें तो उनका लेंथ, उनका स्ट्रक्चर वेरी करेगा, एक ही जैसा नहीं होता। ठीक है, इसको हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को, इवन हमने डायडायनेमस, टेट्राडायनेमस, ये सब भी पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, वहां पर भी हमने देखा था। ठीक है, वही एनसीईआरटी यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि अगर आप कलेक्ट करें स्टैमेन्स को, है ना, 10 फ्लावर को लाकर, तो आप देखेंगे कि उनका सारे डिफरेंट स्पेशीज के करें तो आप देखेंगे कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टैमेन अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इलुसिडेट, ये निकालेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ द एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये वैरी करते हैं, कहने का मतलब साफ है कि एक ही जैसा नहीं होता। ठीक है, नाउ अब बात कर रहे हैं कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होगा, ठीक है, तो एंथर इज बाइलोब, देखा यहाँ पर मैंने लिखा है बाइलोब्ड, डाइथिकस, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें। अगर आप एक स्टैमेन, अब इसका फिलामेंट का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब मैं बात कर रही हूँ आपको इसकी बात, ठीक है, एंथर लोब की। अब ये जो एंथर लोब है, इसका मैं अगर एक टीएस लूँ, यानी कि टीएस ऑफ एंथर देखूं, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे दिखेंगे कि ये स्ट्रक्चर मुझे दिख कर आएंगे कि कुछ ऐसे हैं। ये आया एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखेगा। अब ये सारा खेल इस डायग्राम का ही है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये एक एंथर लोब है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये एक एंथर लोब है। उसी तरह से ये एक एंथर लोब है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप इसको देखें तो ये एक एंथर लोब है, तो ये एक लोब है और ये एक सेकेंड लोब है, यानी कि एक लोब यहाँ लिख लें, तो दोनों मिलाकर कितना लोब हो गया? बाई लोब। तो अब हम इसको बाई लोब लिख सकते हैं, बाई लोब। बाई लोब का मतलब 2 लोब्स, 2 लोब होते हैं, इसका मतलब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या था हमने बोला था आपको? डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक लोब में आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल, ईएम लग गया तो सिंगुलर है। इस लोब में भी 2 आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे, बढ़िया। अब आप अगर देखें तो ये कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? एक लोब में अगर आप देखें, एक लोब में तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो 2 लोब्स में कितने हैं? देखें, 2 इधर 2 इधर,
तो 2 लोब में कितने हो गए, 2 इंटू 2, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इन्हें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रा मतलब 4, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई। टेट्रास्पोरेंजिएट हमने क्यों बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, कहाँ थे हम, यहाँ थे, ठीक है। तो हमने बाइलोब क्यों या यूज किया, टेट्रास्पोरेंजिएट ये क्यों यूज किया, बट डाइथिकस अभी आपको मैंने नहीं बताया। डाइथिकस का मतलब देखिए सॉरी, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो है ना, यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ मैं, यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर में आपकी ये आ जाएगी, और यहीं से ये क्या होता है, ये डेहिसेंस करेगा, ठीक है। तो ये एक लेयर है, लेयर को ही हम क्या कहते हैं, थीका, और ये एक दूसरी लेयर है, इसको हम कहते हैं थीका। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि थीका कितने हैं, तो थीका 2 है ना, इसीलिए हम यूज करते हैं डाइथीकस। डाई का मतलब 2 थीका, 2 थीका है, और ये थीका आप कहेंगे कि थीका मैं कहाँ से नोटिस करूंगा, तो मैं आपको सेपरेट डायग्राम बना दूं। ये आपने बनाया था इस तरह से, ये आपने बनाया था इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये रप्चर करेगा, जब भी पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो ये कहाँ से, यहीं से रप्चर करता है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, इसे हम स्टोमियम कहते हैं, है ना। तो यहीं से लाइन ऑफ डेहिसेंस है, और यहीं से ये डेहिसेंस मतलब रप्चर करेगा, और ये एक थीका और ये दूसरा थीका, ये है डाइथीकस, ठीक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्यों यहाँ से डेहिसेंस क्यों नहीं कर सकता, आप कहेंगे ये यहाँ से डेहिसेंस क्यों नहीं कर सकता, ये यहीं से डेहिसेंस करेगा, यहाँ से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कनेक्टिव है, ये देख पा रहे हैं, ये कनेक्टिव है, ये इसको आप कहते हैं कनेक्टिव, ये स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल है। और इस कनेक्टिव का काम, क्योंकि नाम ही ये कनेक्टिव है, ये क्या करता है, ये इस एंथर लोब को और इस एंथर लोब को कनेक्ट करता है। तो कभी भी लाइन ऑफ डेहिसेंस इस कनेक्शन वाले लाइन के साथ, यानी कि उसके पैरेलल नहीं हो सकती है, उसके अपोजिट यानी कि ट्रांसवर्स ही होगी। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखें तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आई थिंक आपने देखा होगा डेहिसेंस का, मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम जस्ट वेट। देखिए ये डायग्राम है आपके पास, ये देख पा रहे हैं आप, ये कनेक्टिव है, यहाँ से इसने रप्चर किया है, बिल्कुल नहीं किया, इसने यहाँ से रप्चर किया है, देख पा रहे हैं आप, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये स्टोमियम है, ठीक है। तो कभी भी इस लाइन से इसकी डेहिसेंस नहीं होगी, रप्चर नहीं करेगा, पॉलन ग्रेन को बनाने के बाद रिलीज करने के लिए इसकी लाइन ऑफ डेहिसेंस यही से होगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए अब यहाँ पर कोई भी ऐसा, यानी कि बाइलोब्ड क्यों है, डाइथिकस क्यों है ना, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, तो 2 इन ईच लोब है, तो पूरे के पूरे में कितने हो जाएंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, ये अब आपको बात समझ में आ गई। देखिए लाइन ऑफ डेहिसेंस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करें, इसको हमने कट किया, ठीक है। तो अगर आप इस, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसको कट किया था, है ना। तो अगर आप देखें एक लोब के पास अगर हम देखें तो ये जो 3 लाइन है ना, अगर मैं इस डायग्राम को दिखाऊं तो ये जो 3 लाइन टुगेदर है, ये तीनों लाइन एक साथ, यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं एक बार ड्रॉ ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रॉ करने से बच्चों को अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये फिलामेंट था और ये एंथर था, ठीक है, ये एंथर था। अब इसको आपने कट किया तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा था, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ये था कनेक्टिव। अब यहाँ था माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो कुछ भी होना है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होना है। अब ये जो लेयर है, ये इस लेयर को आप कहते हैं एंथर वॉल, इसको क्या कहेंगे, एंथर वॉल। अब ये जो एंथर वॉल है ये 4 लेयर से मिलकर बनती है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। अब ये 4 लेयर कौन कौन से हैं, यही 4 लेयर, सबसे पहला लेयर जो होगा ये है इपिडर्मिस, देख पा रहे हैं आप, ये इपिडर्मिस, ठीक है। सेकेंड लेयर कौन सा है, एंडोथेसियम। थर्ड लेयर कौन सा है, मिडिल लैमेला। फोर्थ लेयर कौन सा है, टैपेटम। अब ये इसी के बारे में बात करें, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ठीक है। यहीं पर इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही। आप टैपेटम ऊपर नहीं लिख सकते, टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है तो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली। और अब देखिए इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इनर ट्रांसवर्स, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जैसे कि ये आपने बना लिया था कट करने के बाद, तो ये इस तरह से आपने बनाया था, यहाँ पर ऐसे बनाया था स्ट्रक्चर। आप कहेंगे कितनी बार स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, हर बार जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव था, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में जो कुछ होना है ये हीरो है, ठीक है, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि इन ट्रांसफर सेक्शन, अपने पॉलन ग्रेन अपने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन किया था। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम एपियस नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, देख पा रहे हैं आप, सर्कुलर दिख रहा है ना आपको। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। यही 4 वॉल लेयर क्या बना रही थी, एंथर वॉल बना रही थी। यही 4 वॉल लेयर क्या बना रही थी, एंथर वॉल। कितने लेयर की है, 4 लेयर की है। कौन कौन से, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। अब देखिए ये जो आउटर 3 है, ये तीनों यानी कि इपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं एंड डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं, हेल्प्स इन डेहिसेंस। अब डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चर करना, फटना, ठीक है। रप्चर करेगा तभी इसका पॉलन ग्रेन जब बन जाएगा तो वो रिलीज होगा। अच्छा, डेहिसेंस में या प्रोटेक्शन में अगर हम कहें कि क्या टेपेटम का रोल है, तो टेपेटम डेहिसेंस नहीं करता, ठीक है। टेपेटम क्या करता है, टेपेटम डेहिसेंस नहीं करेगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखिए द इनर मोस्ट वॉल लेयर दैट इज टेपेटम, टेपेटम के बारे में बात की जा रही है, आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे। टेपेटम द इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यानी कि टेपेटम, the cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैपेटम के बारे में एनसीईआरटी कहती है इसके बारे में कि ये जो टैपेटम होगा ये इनर मोस्ट है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट न्यूट्रिशन देता है किसे, टू दी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन देता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगा तो इसके पास न्यूट्रिशन होना भी तो चाहिए, और न्यूट्रिशन होता है इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म इज डेंस, डेंस का मतलब होता है बिकॉज इट इज न्यूट्रिएंट रिच। आप एक साफ पानी ले एक ग्लास में, और उसी ग्लास में आप थोड़ी सी चीनी मिला लें, लेमन मिला लें, लेमोनेड बना दें या आप शिकंजी बना दें। अब अगर आप डेंसिटी देखें तो किसकी ज़्यादा है, पानी की या उस ग्लास की जिसमें आपने लेमोनेड बनाया है, ऑब्वियस सी बात है शिकंजी की ज़्यादा होगी। अब इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस कौन सा हो गया, ऑब्वियस सी बात है शिकंजी वाली हो गई, क्योंकि आपने उसमें और चीज़ें ऐड की है ना, पानी के अलावा भी। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म इज डेंस। डेंस साइटोप्लाज्म अपने आप में बताता है, ठीक है, कि इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच, तभी ये है। दूसरा फीचर इसका क्या है, इसका दूसरा फीचर है कि इसमें क्या होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है इसकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और आप जानते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है एंडोमाइटोसिस के थ्रू। इसमें साइटोकाइनेसिस तो हो जाती है ना, और अब सॉरी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए ये एक सेल है और इसका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। अब डिवीजन के दौरान इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेज में अगेन ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो नहीं रही है। अगर साइटोकाइनेसिस होती तो सारे न्यूक्लियस अलग अलग सेल के हिस्सा हो जाते, ठीक है। तो यही इसमें एनसीईआरटी कहती है कि दे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ व्हेन द एंथर इज यंग, जब ये यंग था, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। अब ध्यान दें कि यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रही है कि जब ये एंथर मैच्योर हुआ करता था, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं इस एंथर में, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपके लिए नेक्स्ट जो स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसी को हम डील करने वाले हैं, ठीक है। ये है कनेक्टिव।
ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। आप वॉल के बारे में जान चुके हैं। तो शुरू में क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है ना, तो जीएम की बात कर रहे हैं, चारों की बात करेंगे तो स्पोरेंजिया कर देंगे। ये शुरू में क्या होता है, अगर मैं इसको बाहर ड्रॉ कर दूं तो शुरू में क्या होता है, शुरुआती दौर में ये बहुत ही कॉम्पैक्टली, यानी कि बहुत पास 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 खूब सारे सेल्स इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, पास पास खूब सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, होमोजीनियस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी कहती है साफ साफ, होमोजीनियस। When the anther was young, is young, a group of compactly arranged homogeneous, सब जगह बराबर, is called sporogenous tissue। तो अभी इसको आप कहते थे sporogenous tissue, sporogenous tissue। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये sporogenous tissue क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बहुत टाइटली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली है, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। एंड एक चीज और है कि कॉम्पैक्टली अरेंज के साथ साथ ये होमोजीनियस है, यानी कि सब जगह बराबर, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लगभग सब जगह बराबर है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस। अच्छा, अब हम बात करें कि इसी में अब एक दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं आपके पास कि ये चेंजेस क्या आएंगे। अब इसी स्पोरोजिन यानी कि इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू ये दे विल डिग्रेड, ये क्या हो जाएंगे, कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होंगे, डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अब जब ये डिग्रेड होंगे तो अपने आसपास क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट कर देंगे ना। अगर बहुत भीड़ में कॉम्पैक्टली आप अरेंज है, कुछ लोग वहां से गायब होने लगे तो आपके आसपास जगह खाली हो जाएगी ना। अब ये जो सेल्स है जिनके आसपास जगह बन गई है, अब ये इन सेल्स को आप बोलना शुरू कर देंगे स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। किसकी मदर है ये, स्पोर, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे, स्पेशल नाम दे देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, और या तो आप पॉलन मदर सेल। तो किसकी मदर है, माइक्रोस्पोर की, क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। अब अभी ये क्या है, अभी ये डिप्लॉयड है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में ध्यान से सुने, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस। अब ये मियोसिस की वजह से ये माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, लेकिन इनके माइक्रोस्पोर अलग अलग ऐसे नहीं हो जाएंगे, है ना, बल्कि इनके माइक्रोस्पोर्स एक के ऊपर एक ऐसे चिपके हुए होंगे, दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर, ठीक, या तो इस तरीके से, या तो ये चारों एक ही प्लेन पर हो लेकिन चिपके हुए हो, या तो ये ऐसे हो कि एक के ऊपर एक हो जाए, है ना, या तो ये ऐसे हो कि एक के ऊपर एक इधर और कुछ इधर से चिपके हुए हैं और कुछ इधर से चिपके हुए हैं, ठीक। अब आपको मैं ये वाली जो कहानी है ये मैं एक सेपरेट पेज पर बताती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसी की बात कर रहे हैं कि अब हमने देखा कि ये माइक्रोस्पोर क्या था, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहाँ से हम कहानी बताना शुरू किया है हमने, ये वाली हम कहानी आपको दोबारा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज की थोड़ी कमी दिखी। माइक्रोस्पोर मदर सेल कह ले या पॉलन मदर सेल कह ले। अब ये होता क्या है, डिप्लॉयड। अब इसके अंदर होगी क्या, मियोसिस, याद रखें मियोसिस, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। टेट्राड का मतलब चारों माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए होंगे, चारों एक साथ जुड़े हुए होंगे। इसका मतलब या तो इस तरीके का, अब इनका अरेंजमेंट, ये टेट्राड बनेंगे ना, ये कैसे बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। या तो ये तीन ऐसे हैं, इनके ऊपर एक बन जाए, या तो ये चारों एक प्लेन में ही बन जाए, यानी कि किसी के ऊपर नहीं बल्कि आसपास चिपके हो, या तो ये एक के ऊपर एक ऐसे चिपके हुए हो जाए, या तो ये इस तरह से हो, है ना, इनके डिपेंड करती है इनकी अरेंजमेंट, ठीक है, ये टेट्राड की। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, वो ये कि इन टेट्राड में, इस टेट्राड को आप कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आई थिंक यहीं से वो पॉइंट मिसिंग है पहले वाले वीडियो में। इसको आप कहते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। इसको आप कहते हैं लीनियर टेट्राड, और इसको आप कहते हैं एफ शेप्ड या डेक्यूसेट, ठीक है। अब इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो टेट्राड है वो ये है, ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन टेट्राड है, टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब आखिर क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो इसको टेट्राहेड्रल को मैं सेपरेट बना रही हूँ, ठीक है, यानी कि इस टेट्राहेड्रल को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक, आपको समझाने के लिए
कि भाई इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने कहा कि भाई ये तो अलग-अलग नहीं है, अभी ये चिपके हुए एक साथ हैं। तो आखिर कौन-सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इसको आपस में चिपका के रखा है? सो दे आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैलोज़, कैलोज़ की वजह से। अब क्वेश्चन आया, कैलोज़ को किसने सिक्रीट किया था? कैलोज़ सिक्रीट किया था माइक्रोस्पोर मदर सेल ने इटसेल्फ ने। इट वाज सिक्रेटेड बाय एमएमसी इटसेल्फ। अब बात आती है कि कैलोज़ को कोई डाइजेस्ट करेगा तभी तो ये फ्री होंगे। तो कैलोज़ को कौन डाइजेस्ट करेगा? कैलोज़ को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेज। कैलेज विल डाइजेस्ट दिस कैलोज़। ये क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। किसको? खा जाएगा। किसको? कैलोज़ को। जैसे ही ये कैलोज़ को खाएगा, यानी कि बीच में जो चिपके हुए गम को खा लेगा, अब ये चारों क्या हो जाएंगे? चारों ये माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि कैलेज को किसने सिक्रीट किया था? कैलेज को सिक्रीट करने वाला जो था वो था टैपेटम। याद आया? टैपेटम। सो कैलेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय टैपेटम। ये जो कैलोज था जिसकी वजह से ये चिपके हुए थे, ये था एमएमसी इटसेल्फ। ठीक है, तो यानी कि ये हुई कहानी कि अब ये डाइजेस्ट हो गया है और ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ से ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग बन गए, यानी कि आपने देखा ये जो चार, किसी भी टेट्राड को आप ले लें, ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। ठीक है, कैसे होंगे ये? ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड बनेंगे। कितने बने हैं? 4 बने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स का। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई। चलिए अपने एनसीईआरटी की लाइन देखिए, क्या कहती है एनसीईआरटी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, as the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. देख पा रहे हैं? microspore tetrad. What would be the ploidy of the cells of tetrad? Obvious सी बात है, haploid. क्यों? क्योंकि ये म्यूसिस से बने हुए हैं, है ना? बहुत इजी है, इजी पीजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आंसर कहती है कि as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर पोलन सेल। ये जो माइक्रोस्पोर जो आपने देखा था ना, यहाँ पर इस तरह से आपने देखा था, ये टेट्राड बना हुआ है। यहाँ पर आपने देखा था ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपने देखा था। ठीक है, तो आपने जो देखा था इसके अंदर कि जितने सारे स्पोरोजेनस टिश्यू डिग्रेड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिए, तो हर माइक्रोस्पोर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स बनेगा मियोसिस के थ्रू। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने टेट्राड बनाएगा? 1 टेट्राड बनाएगा। ठीक है, और कितने माइक्रोस्पोर बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इजी पीजी सा चीज है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। The process of formation of microspores from the pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. यहीं तक का प्रोसेस आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई। ठीक है, now the microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells. This is called microspore tetrad. इसके बारे में डिस्कस किया। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain, जिसके लिए हमारे पास एक सेपरेट डिस्कशन है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम कहाँ किस टॉपिक पर आ गए हैं? हम आ गए हैं अपने इस टॉपिक पर। याद कीजिए, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं, इनकी फर्दर डेवलपमेंट होगी किस फॉर्म में? पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। यानी कि माइक्रोस्पोर्स किस तरह से पॉलन ग्रेन बनते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट डिस्कशन है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट डिस्कशन आएगी जिसमें हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट की। ठीक, चलिए। सो पॉलन ग्रेन्स, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। देख पा रहे हैं आप? अब ये मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे। यहाँ देखा, यहाँ आपने अगर देखा होगा तो ये थे माइक्रोस्पोर। मैं एक माइक्रोस्पोर को लेकर डिस्कस कर रही हूँ, है ना। ये था एक माइक्रोस्पोर, ये था माइक्रोस्पोर। प्लॉडी क्या थी इसकी? एन। ठीक, अच्छा, इसके पास अब क्या होगा कि इस माइक्रोस्पोर का, ध्यान से सुने, इस माइक्रोस्पोर का क्या होगा कि ये एक वॉल सिक्रीट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये जब वॉल सिक्रीट करना शुरू करेगा तो इसके किनारे किनारे, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका है। ठीक है, तो ये इसके किनारे जो
लेयर आएगी इसको आप कहेंगे इंटाइन। तो ये सपोज ये इसकी आ गई, ये एक लेयर, इसको आप कह रहे हैं इंटाइन। ये इंटाइन यूनिफॉर्मली पूरी तरफ होगी, इंटाइन, इसे आप कह रहे हैं इंटाइन, ठीक है। और इसके ऊपर एक थिकनिंग आएगी जो स्पोरोपोलेनिन की होती है, और ये कहीं कहीं ऐसा होगा कि नहीं भी है, यूनिफॉर्मली ये नहीं होती है, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, इसे आप कहते हैं एक्साइन। एक्साइन होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का। ये मोस्ट रेसिस्टिव सब्सटेंस है इंटायर लिविंग वर्ल्ड में। इतना ज़्यादा रेसिस्टिव है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि पोलन ग्रेन किसकी वजह से फॉसिल कंडीशन में बचा रह जाता है, तो ये है स्पोरोपोलेनिन। एनिमल खाते हैं इसको, फ्लावर्स खा लेंगे, लेकिन उसके डंग के थ्रू पोलन ग्रेन एज इट इज निकलता है बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये मोस्ट रेसिस्टिव सब्सटेंस है, इसका इंफॉर्मेशन ध्यान से रखें। अब ये क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस था इसका ना, इट विल अंडरगो 2 माइटोटिक डिवीजन। ये जो न्यूक्लियस था अब इसका माइटोटिक डिवीजन होगा। तो अगर ये देखें आप, पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, एक इसका माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस होगा, तो इसके अंदर है ना, यहाँ पर क्या होगा कि इसी के अंदर क्या हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, तो इसकी साइटोकाइनेसिस जो होती है, साइटोकाइनेसिस ये एसिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब बराबर बंटवारा नहीं होता है ना, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेईमानी, थोड़ी सी बेईमानी होती है। अब एसिमेट्रिकल बेईमानी कैसी होती है, एक न्यूक्लियस को ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक हिस्सा मिलता है और दूसरे वाले को कम मिलता है। तो जो जिसको ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक हिस्सा मिलता है उसको आप कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ठीक है। और जिसको कम मिलता है उसको आप कहते हैं जेनेरेटिव, जेनेरेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। अब ये जो जेनरेटिव है, अभी ये जो पोलन ग्रेन बना है अभी ये 2 सेल्ड स्टेज में है। अभी किसने स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल्ड स्टेज में ही ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन जो बना है आपके पास, ये जो 2 सेल स्टेज है, ठीक है। अब देखिए ये 2 सेल्ड स्टेज जैसे है, ये इसका वेजिटेटिव एंड ये जेनरेटिव हिस्सा, ठीक है। अब ये जो जेनरेटिव है, ये जो जेनरेटिव है इसका एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी वेजिटेटिव का नहीं, अब इस जेनरेटिव का एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, एक और माइटोसिस होगी। अब एक और माइटोसिस होगी तो अब क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये था वेजिटेटिव, ठीक है। और यहाँ पर आ गए एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, ठीक, 2 मेल गैमेट बन गए। तो 2 मेल गैमेट किसके डिवीजन से बने हैं, तो आप कहेंगे हमेशा कि जेनरेटिव के डिवीजन से बने हैं। जेनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा और ये 2 मेल गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, पोलन ग्रेन बन गया है, पोलन ग्रेन को ही आप क्या कहते थे, पोलन ग्रेन को ही आप कहते थे मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट इज द पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, चलिए आपके पास एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, देखिए पोलन ग्रेन्स। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, पहली चीज। इफ यू टच द ओपन एंथस ऑफ हिबिस्कस, जो उड़हल का फूल कहते हैं, तो आप देखेंगे कुछ पाउडर पाउडर स्ट्रक्चर आ गया, वो बल्कि येलोइश स्ट्रक्चर आता है ना, येलोइश पाउडरी जैसा, वो पोलन ग्रेन है। स्प्रिंकल दीज पोलन ग्रेन्स ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन इन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आप इस पोलन ग्रेन को ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देंगे तो आप देखेंगे you will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, designs seen on the pollen grains from different species. हर species का pollen grain अलग अलग होता है। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer। कितना साइज होता है इसका, 20 to 50 म्यू मीटर, म्यू मतलब 10 to the power -6 in diameter, क्योंकि spherical है। It has a prominent 2 layered wall, कौन कौन सा, the hard outer layer is the exine part, which is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इट कैन विस्टैंड, ये सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। इसीलिए तो कैटल्स को के पेट से भी वो निकलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलकर एज इट इज पोलन ग्रेन निकलता है। अब ये डिग्रेड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसको डिग्रेड करने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, कोई भी ऐसा एंजाइम आज तक धरती पर है ही नहीं जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है,
पॉलीथीन क्यों नॉन डिग्रेडेबल है? क्योंकि उसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई एंजाइम बना लीजिए, आपका नाम नोबेल प्राइज में आ जाएगा, है ना? पॉलन ग्रेन्स एग्जाइम्स हैज प्रोमिनेंट पर्चेस कॉल्ड जर्म पोर। अब ये क्या है? जब आप पॉलन ग्रेन देखेंगे, इस तरह से मैं आपको एक सेपरेट पॉलन ग्रेन बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ लेवल करके दिखा पाऊँ। तो एक 3 सेल्ड स्टेज में आपको बनाती हूँ, ठीक है? ये था वेजिटेटिव, वी लिखी देती हूँ, और ये था जनरेटिव, या आप कह लें मेल गैमेट, डिपेंड करता है आपने माइटोसिस के बाद देखा है या माइटोसिस के पहले। अब ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? ये यूनिफॉर्मली है इंटाइन की, ठीक है? ये कौन सी है? इंटाइन, इंटाइन, ठीक। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली है। नॉन यूनिफॉर्मली इसलिए क्योंकि कहीं है कहीं नहीं है, ठीक है? और बिल्कुल आर्किटेक्चर की तरह, कहीं है कहीं नहीं है। तो ये कौन सी लेयर है? एक्साइन। आउटर मोस्ट है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। अब जहां जहां एक्साइन एब्सेंट है, आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं ये एब्सेंट भी है, उस हिस्से को, जैसे यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, तो इस हिस्से को आप कहेंगे जर्म पोर। जर्म पोर यानी कि वहां पर क्या है? वहां पर एक्साइन, यानी कि एक्साइन वहां पर क्या है? एक्साइन इज नॉट देयर, तो उस साइड को कहेंगे जर्म पोर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, ठीक है? इसीलिए उसको बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर क्या है? वहां पर एक्साइन एब्सेंट है, ठीक। देखिए अब क्या कहती है एनसीईआरटी यहाँ पर? जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ठीक। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो सकता। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs, यानी कि ये उबड़ खाबड़ की तरह होते हैं, ये बिल्कुल बराबर नहीं होते। Why do you think the exine should be hard? What is the function of the germ pore? The inner germ pore का वही फंक्शन जो हमने बताया, क्योंकि वहां पर pollen tube germinate करेगा। So the inner wall of the pollen grain is called as the intine. It is the thin and continuous layer. ये उसके जैसा नहीं है discontinuous कि कहीं है कहीं नहीं है, ये continuous throughout structure होगा। सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब ये जो बना हुआ था, ये एक्साइन बना हुआ था स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है? जो मोस्ट रेसिस्टिव सब्सटेंस है। इंटाइन किससे बना हुआ है? इंटाइन बना हुआ है सेलुलोज प्लस पैक्टिन से, पैक्टिन, और इसी की वजह से इसको पैक्टोसेलुलोज भी कह दिया जाता है, पैक्टोसेलुलोज। इसके कहने के पीछे पैक्टिन एंड सेलुलोज है, ठीक है ना? द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आपको बताया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? When the pollen grain is mature, it consists 2 cells, vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and large irregular shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ऐसा लगता है जैसे कि आपकी आंखें हैं ना, तो आपकी आंखों में ऐसा लगता है ना, आपकी पुतली जो है वो व्हाइट वाले पोर्शन में फ्लोट कर रही है, ठीक उसी तरह, ठीक है? It is spindle shaped with a dense cytoplasm and nucleus. In over 60% of the angiosperm, ध्यान रखें ये बात, 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो 2 सेल्ड स्टेज का ही रिलीज होता है। रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म में, उनमें 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। 2 सेल्ड में अगर वो रिलीज होगा तो उसके पास सिर्फ वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव है एंड जेनरेटिव है, ठीक है? इसमें मेल गैमेट नहीं बना है। मेल गैमेट कब बनेगा? जब स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा तब बनेगा। 3 सेल्ड जो होते हैं उनमें कौन कौन सा हो जाएगा? एक वेजिटेटिव रहेगा, वेजिटेटिव, एंड इसके पास 2 मेल गैमेट हो जाते हैं, 2 मेल गैमेट, यानी कि वो जो दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन होता था वो पहले ही हो गया है, डेहिसेंस के पहले ही हो गया है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, यही बात एनसीईआरटी यहाँ लिखती है, पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज इन द रिमेनिंग स्पेशीज, यानी कि 60% है तो रिमेनिंग कितने बचे? 40%। तो 40% में कैसा हो? 40% में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स, यानी कि उसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट होगा, यही 3 सेल्ड स्टेज है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पेशीज कॉज सीवियर एलर्जिक एंड bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. अब ये बता रहा है कि इसमें बहुत लोगों को देखा गया है कि पॉलन से एलर्जी भी होती है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि पॉलन से एलर्जी भी होती है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ यहाँ पर एक्साइन, इंटाइन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखा।
जंप और क्या है सब देखा। कुछ लोगों में क्या है, पॉलन से एलर्जी भी देखी गई है ना, यानी कि पॉलन से एलर्जी भी देखी गई है बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो पॉलन से जो एलर्जी देखी जाती है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक। ये पॉलन ग्रेन का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था ये हमने पूरा एक एक करके देखा है। हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स मेनी पीपल हैव एलर्जी। इसका जो कॉमन एलर्जी का नाम है वो है हे फीवर। हे फीवर क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो पॉलन एलर्जी है, ठीक है। और खास करके अस्थमा भी होता है, जैसे देखा ना अपने सांसों की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ये सब, ठीक है। ये सारे के सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। बहुत सारे लोगों को देखिएगा आप कि कहीं पार्क जाते हैं उनको छींक आनी शुरू हो जाती है, कहीं जाते हैं पर्टिकुलर उसी जगह पर उनको छींक आनी शुरू होती है, तो मे बी कि किसी पॉलन से उनको एलर्जी है। जैसे कि खास करके ये जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम जिसे आप कैरेट ग्रास कहते हैं, क्योंकि इसकी लीफ ना कैरेट की तरह होती है, गाजर होता है ना, गाजर के पत्ते की तरह इसकी लीफ होती है, इसलिए इसको गाजर घास भी कहते हैं। तो पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम लगभग ज्यादातर लोगों को पार्थेनियम से, इसी को बोलते हैं कैरेट ग्रास। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैरेट ग्रास, क्योंकि गाजर की तरह इसकी पत्ती होती है, तो गाजर नहीं होता, छोटे छोटे सफेद सफेद फूल होते हैं। बहुत कॉमन प्लांट है दैट केम इनटू इंडिया। ये इंडिया का प्लांट नहीं, एक्सोटिक प्लांट है ना, जो कि वीट के साथ, वीट हम बहुत पहले 1960 के पहले ना वीट मंगाते थे बाहर के देशों से, तो वीट के साथ ये आ गया था। सो एज ए कंटेमिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट हैज बिकम अनबिक्वियस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी, ठीक है। चलिए ये हुआ। पॉलन को हम न्यूट्रिशन के लिए भी यूज करते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एज अ सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या करते हैं, पॉलन को एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं। ये टैबलेट्स के फॉर्म में है ना, ये आपको कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेकर आए हैं, बी पॉलन के नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. जो रेस के घोड़े होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको ये माना गया है, ये देखा गया है कि पॉलन के कंजम्पशन से उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। तो ये यहाँ पर सिर्फ पॉलन का सप्लीमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हेन वंस दे आर शेड, pollen grains have to land on the stigma। भाई ये था स्टिग्मा, ठीक है, ये था स्टिग्मा। अब यहाँ पर pollen grain को आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जरा सा मैं इसको डिलीट कर दूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर समझानी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये चीज़ आपको समझानी है कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी इसमें ये कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर एक बार ये शेड हो गए, मतलब रिलीज हो गए, तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन और ये कब तक चले जाना चाहिए, बिफोर दे लूज द वायबिलिटी। अब वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलन वायबिलिटी इसका मतलब क्या होता है। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ये पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन अब बन गया, फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। अब इसकी वो क्षमता, जब तक कि ये फर्टिलाइजेशन करने की इसकी क्षमता है, that is the capability of pollen grain after its release to fertilize the egg, ठीक है, to fertilize the egg। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी अनलिमिटेड टाइम है, कुछ ड्यूरेशन होगा, उसी ड्यूरेशन को बोलते हैं pollen की viability। अब they lose viability if they have to bring about fertilization। how long do you think the pollen grains retain viability, कितने दिन तक हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है pollen grain के ऊपर कि किसका pollen grain है, किस प्लांट का है। जैसे कि अगर देखें तो एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि कुछ सीरियल्स है, जैसे कि राइस है, व्हीट है, उसमें पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी है, 30 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट, सिर्फ आधे घंटे, ठीक है। उसके बाद कहती है एनसीईआरटी कि एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबल फॉर मंथ्स। तो 30 मिनट्स किस में है, राइस, व्हीट में पॉलन वायबिलिटी 30 मिनट्स, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं रोजेसी फैमिली के, लेग्यूमिनेसी के, ठीक है, एंड सोलेनेसी के, इनकी वायबिलिटी कितनी है, मंथ्स तक, फ्यू मंथ्स, ठीक है। नाउ यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन। आपने देखा है ना, कि आपने सुना होगा कि सीमेन को स्टोर करते हैं, है ना।
स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के, इवन ह्यूमन बींग के भी, जो उनके जो स्पर्म है ना, सीमेन के साथ हम स्टोर करके रखते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑल्सो। पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो स्टोर्ड। तो पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है। और ये लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में पॉलन ग्रेन को स्टोर करती है, ठीक है। सो ऑफ a large number of species for years in liquid nitrogen under -196 डिग्री टेम्परेचर, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। सच स्टोर्ड pollen can be used as pollen banks similar to seed bank in crop breeding program। जैसे कि सीड बैंक है ना, उसी तरह हम पॉलन बैंक भी बनाते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इससे क्या होती है, उसकी वाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसी पर रुक जाती है, और जब आप इसमें निकालकर उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के लिए आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन पर वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। नाउ अब ये आपका ये जो पोर्शन था प्री फर्टिलाइजेशन में और स्पेशली टू योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी, नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे पिस्टिल, दैट इज द फीमेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे हमने मेल का देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसी तरह हम फीमेल का देखेंगे, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग वीडियो में। तो आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक लेकर और नोटबुक लेकर बैठें, बहुत इत्मीनान से समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, आपको क्लासेस करनी है ना अच्छे से, तो आप नोटबुक पेन लेकर बैठें। एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम सिर्फ एग्जाम्पल लाते हैं, तरीके लाते हैं, लेकिन कंटेंट जो हमारा रहता है वो एनसीईआरटी, क्योंकि नीट जो है ना, नीट के लिए आपको एनसीईआरटी ही पर ही रखना है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आप पूरा सेफर साइड से पूरी अपनी पानी का टैंक लेकर नहीं चले जाते, 1-2 बॉटल रखते हैं, ठीक है। पूरी पानी का टैंक नहीं रखते, उसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस इन केस ऑफ प्रिपरेशन फॉर नीट, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी जाननी है। 1000 बुक को पढ़ने से अच्छा है एनसीईआरटी को 1000 बार पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।